ओके फाइन फाइन, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है? बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट हाँ हाँ हाँ, सर अभी मैं, बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट बताने वाले थे आज। हाँ श्योर श्योर, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, डोंट वरी। पहले इसी बता दूं, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये पहले श्योर हो जाए, देन फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यस सर दिख रहा है क्वेश्चन। ओके ओके फाइन, चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फाइन, ओके दैट्स गुड। चलो ठीक है, पहले चीज हम क्या पढ़ लेते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में, एक मिनट, लेट मी चेंज द स्लाइड फर्स्ट। ओके फाइन, ओके सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। बैंकिंग ऑफ रोड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो कौन कौन है, दीपक, प्रीतम, रिंकी, सभी लोगों को बैंकिंग ऑफ रोड में प्रॉब्लम है या कुछ लोगों को क्लियर भी है? सो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, कोई एक इसमें, क्योंकि इसमें दो तीन पार्ट है बेसिकली, एक बैंकिंग ऑफ रोड ऑन फ्लैट रोड, एक फ्लैट रोड पर है, एंड बैंकिंग ऑफ रोड ऑन इंक्लाइन, सॉरी, इंक्लाइंड रोड जब होता है उसमें दो पार्ट बनता है, एक विदाउट फ्रिक्शन, एक विद फ्रिक्शन आता है। तो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। बट कुछ स्पेसिफिक में अगर कुछ इसमें आपको पूछना हो तो आप वो बोलो, तो मैं वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है प्रीतम, चलो कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो बैंकिंग ऑफ रोड है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझ लें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा, अगर पहले हम बात करते हैं फ्लैट रोड की, ठीक है, पहले हम फ्लैट रोड की बात करते हैं। फ्लैट रोड मीन्स व्हाट, कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा समझ सकते हो आप, मैं अगर ऐसे सर्कुलर एक कर्व बना रहा हूँ ना, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे, तो ये फ्लैट है, लाइक मीन्स जो लेवल है इस एंड का रोड का, वन एंड एंड अदर एंड, दोनों रोड्स का जो लेवल है वो सेम है, इंक्लाइंड नहीं है वो। जैसे हम जो हाइट का मेजरमेंट करते हैं मीन सी लेवल से, तो मीन सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो सेम है, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल अगर हमें मेजरमेंट करना है तो जो अर्थ है, प्लेन अर्थ है, उससे ये लेवल क्या है, सेम है। तो फ्लैट रोड में जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि होता क्या है कि अगर सर्कुलर मीन्स वक्त जब टर्निंग आती है, बेसिकली आपने देखा होगा कई बार जब टर्निंग करते हैं तो बाइक होता है, जनरली बाइक स्किड करता है, कार भी स्किड करता है, बट कम होता है। उसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है उस चीज को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्लैट रोड की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लैट रोड में क्या होता है, देखो कि हमने ये माना कि ऐसे एक कर्व रोड है, एंड लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस व्हाट, कि अगर इस कर्व को, ये जो कर्व छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है, इस कर्व को अगर एक सर्कल का एक पार्ट एज्यूम करके हम कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करें, तो जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का जो रेडियस आएगा उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि एक व्हीकल मूव कर रहा है, कोई गाड़ी है ऐसी, ठीक है, कोई व्हीकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आपने सर्कुलर मोशन में देखा, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करता है तो इस तरीके से क्या होता है, इस पे इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, mv² ठीक है। ये आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन। इन सिमिलर वे, अगर जब कोई व्हीकल एक सर्कुलर ट्रैक पे, फ्लैट सर्कुलर रोड पे जब मूव करता है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, mv²/r, ठीक है। तो इसको बैलेंस कौन करता है, अब हमें पता है कि फ्रिक्शन इज एवरीवेयर, फ्रिक्शन हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो इस फोर्स को बैलेंस करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग के, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल का मास जो है एम, वो फिक्स है, ठीक है।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कर्व, लाइक अगर कोई रोड है, टर्निंग है वहां पे, तो उस टर्निंग के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आप देखो सिंपली, ये तो मैंने टॉप व्यू बनाया है जो अभी आप देख रहे हो, अगर इसका साइड व्यू आप देखो तो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, इस तरीके से, लाइक ये व्हीकल है, अब फोर व्हीलर अगर मैं बना रहा हूँ, कोई कार अगर मैं बना रहा हूँ, लाइक दिस, इस तरीके से इसके पहिए हैं दोनों, एंड ठीक है, मैं नेट लिखता हूँ, नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेट अस सपोज ऐसे मैं नेट ये लिख रहा हूँ, तो ऐसा मत बोला सॉरी, इस व्हील पे अलग लगेगा, इस व्हील पे अलग लगेगा, ठीक है, वो सब अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो सब ही आता है, और एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा, वो नॉर्मल फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। एंड फॉर ए फिक्स सरफेस, मतलब लाइक जैसे रोड जब कंस्ट्रक्शन होता है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं, बट एक रफ आइडिया लेकर उसको किया जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लिखा होगा कई जगह रोड्स पे कि स्पीड लिमिट इज दिस 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्पीड लिमिट लिखा रहता है कि अगर आप इस स्पीड से ज्यादा अगर आप मूव करते हो, जाते हो, देयर इज ए चांस कि आपकी कार जो व्हीकल वो स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो नॉर्मल ये फिक्स है, राइट, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स है, वो कितना हो जाएगा, सिंपली न्यू एन, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू एम जी हो जाएगी, ये फिक्स है, राइट। मतलब कि इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स इसको बैलेंस करेगा वो फिक्स है, मास फिक्स है, आर फिक्स है। तो सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक लिमिट होगी वेलोसिटी स्पीड की, उससे ज्यादा अगर स्पीड से व्हीकल जो है, जो गाड़ी है, जो कार है वो मूव करेगी, तो देयर इज ए चांस कि वो इस साइड में स्किड कर जाए। तो मिनिमम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एडजस्टेबल फोर्स है, राइट। इसमें होता क्या है, हमें रिलेशन क्या निकालना होता है या हमें फाइंड क्या करना होता है। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है, राइट, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा आउटवर्ड डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाई आर का। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन आप क्या लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एक एफ आर मीन्स व्हाट, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, राइट, यानी ये किससे कम होना चाहिए, एफ रिक्वायर्ड, चलिए एफ रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस रिलेशन पे वैल्यूज पुट करो, आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, आप तो क्या मिलेगा, एफ रिक्वायर्ड कितना है आपका, एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, देख मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन न्यू एम जी, राइट। तो एम एम यहाँ से कट गया, आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, वी स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू न्यू जी आर, और यू कैन से v should be less than or equal to square root of न्यू जी आर। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया कि फॉर सेफ, इसको आप क्या बोलते हैं, फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग मीन्स व्हाट, कि अब सिंपल से आप इस फिगर में भी देखो आपको समझ में आएगा। सोचो अगर ये जो वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से एक्सीड कर जाए तो क्या होगा, एक नेट फोर्स आ जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन मींस आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो कार है वो क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा इस तरीके से, जो एक्सीडेंट्स होते हैं टर्निंग्स पे, तो ये भी एक रीजन होता है उसका। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ आप, ये फ्लैट कर्व वाला पार्ट जो हम अभी एक्सप्लेन किया मैंने। दीपक, प्रीतम, रिंकी, सनु, is this part is clear to you, or any question? yes sir. Yes, sir. Okay, that's fine. तो बेसिकली आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, अभी मैंने लॉगिन करा है, हो ही नहीं रहा था लॉगिन। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो देखो क्विकली आप देखो इस फिगर को देखो आप, क्योंकि फिगर में ये सब कुछ है। फिगर अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई तो चीजें आपको ऐसे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, राइट। ये कार है, राइट, एंड लेट अस सपोज कुछ v स्पीड से मूव कर रहा है, एंड एक सर्कुलर ट्रैक है या बोल सकते हो आपकी टर्निंग है,
तो हमें क्या निकालना होता है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू या फिर सेफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्निंग। सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, ठीक है, वो चीज हमें पूछा जाता है, या फिर कई बार फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इसमें हमें ये पता है कि अगर कोई सर्कुलर आर्क पे या सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड उस फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mv² है। एंड इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। बिकॉज ये क्या मैंने लिया, फ्लैट रोड मैंने लिया, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन में भी हमें ध्यान देना जरूरी है। फ्लैट रोड है तो मीन्स कोई इंक्लिनेशन नहीं है, राइट। तो हमें सेफ टर्निंग के लिए क्या रिलेशन चाहिए, अब इसको हम ले लेते हैं, एक रिलेशन लिख लेते हैं कि अगर ये सेफ टर्निंग कर रहा है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r दिस शुड बैलेंस बाय द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हमने ये रिलेशन लिख दिया। फ्रिक्शन फोर्स से Fr मैंने क्यों लिखा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर द safe turning, right? And what is the maximum value of friction, that is nu, and what is it is, ये क्या हो जाएगा, nu mg हो जाएगा, right? So required value of friction should be less than or equal to Fm means what, maximum value of friction। तो वहां से हमें एक रिलेशन मिल गया वेलोसिटी का, mv²/r should be less than or equal to nu mg। तो वहां से हमें फाइनल एक रिलेशन क्या मिल गया, वेलोसिटी should be less than or equal to nu gr, इससे कम होना चाहिए किसके लिए, फॉर सेफ टर्निंग, सो दैट व्हीकल शुड नॉट एक्सीड, जो व्हीकल है, जो कार है या कोई भी व्हीकल हो सकता है, वो स्किड ना करे, स्लिप ना करे, ठीक है, इस राइटवर्ड डायरेक्शन। अगर इससे कम होगी वेलोसिटी तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल फोर्स, तो फ्रिक्शन अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर सेफ टर्निंग इज इक्वल टू न्यू gr इन केस ऑफ फ्लैट रोड। ये चीज भी ध्यान रखना, फ्लैट रोड की हम बात कर रहे हैं, राइट। जब इंक्लाइंड रोड होगा तो उसमें डिफरेंट केस बन जाएगा। क्लियर है ये? Actually, I have a policy. Yeah, say what you want to say. Yes, sir. Okay, any question, anyone? Okay, Sanam, fine. Anyone have any question in this concept? Okay, fine. Okay, fine. Okay, so let us move on the next. That if road is inclined road or you can say banked road. ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने इसको? यस सर। ओके फाइन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर जो रोड है ना, जैसे आपने खैर ये चीज, ये इस टाइप की जो रोड्स हैं, ये आपको नॉर्मल जो हमारा छोटे शहर में होता है या फिर वैसे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको अच्छे हाईवेज में देखने को मिलेगा। किस तरीके से, देखो ये क्या होता है, लाइक दिस। अब जो अच्छे हाईवेज है उसमें अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या मिलेगा कि जो रोड्स होते हैं स्लाइटली इस तरीके से, स्पेशली टर्निंग पॉइंट पे, जो स्ट्रेट रोड होती है वहां पे आपको नहीं ऐसा मिलेगा, बट जहाँ पे टर्निंग होती है वहां पे ना बहुत स्लाइटली ऐसे इंक्लाइंड आपको मिलेगा, ठीक है। जो हाईवेज 4 लेन 6 लेन हाईवेज होते हैं, फ्रीवेज होते हैं, उसमें आपको ये चीज बहुत आप क्लियरली आप उसको देख पाओगे, ठीक। उसका लॉजिक होता है, तो लॉजिक क्या होता है, रीजन क्या होता है, उस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंक्लिनेशन इसीलिए दिया जाता है कि अगर लाइक टर्निंग पॉइंट पे अगर व्हीकल की स्पीड थोड़ी ज्यादा भी है तो भी वो उस व्हीकल की स्किड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए उसको थोड़ा इंक्लाइन किया जाता है, राइट। अब क्या होता है उस चीज को पहले देख लेते हैं। देखो लेट अस सपोज ये जो इंक्लिनेशन है ये कुछ थीटा एंगल है, सम थीटा एंगल, राइट। एंड लेट अस सपोज ऐसे कोई व्हीकल है जो कुछ वी, ये मैं क्या बना, बैक व्यू बना रहा हूँ, राइट। इसको अभी हम साइड व्यू से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये व्हीकल है जो कि ऐसे आगे के डायरेक्शन में समथिंग कुछ वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। अब हाँ एक मिनट, इसमें एक केस हम पहले ये ले लेते हैं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। वैसे ऐसा केस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है देख लेते हैं। इफ नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं है, राइट। करे आइडियलिस्टिक कंडीशन, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमें पता होना चाहिए प्रोसेस की, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये
जो व्हीकल है इसका हम फोर्सेस क्या क्या इस पे लग रहे हैं उस चीज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल पहली चीज तो यहाँ पे एक एफजी फोर्स लग रहा होगा, राइट। और अगर आप देखोगे तो लाइक ये तो मैंने क्या बना है आपका साइड लाइक बैक व्यू बनाया है। अगर आप टॉप व्यू में देखोगे तो बेसिकली आपको ऐसा दिखेगा, मैं छोटा सा बना रहा हूँ ऐसा, इस तरीके से आपको दिखेगा। ऐसे एक व्हीकल है, ऐसे मूव कर रहा है, राइट। और ये कर्ड पाथ है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, राइट। नेहरू आई थिंक बाकी लोग मेरी वॉइस आ रही है, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो, आप एक बार चेक कर लेना। आई थिंक रेस्ट पीपल आर एबल टू लिसन माय वॉइस ना, बाकी लोगों की मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? Yes, sir. ओके फाइन। नीरू तो आई थिंक यू हैव टू चेक योर इंस्ट्रूमेंट, लाइक आपको थोड़ा सिस्टम आपको चेक करना पड़ेगा, देयर मे बी सम एरर, राइट। ओके सो अगर आप टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू नजर आएगा। और इस इन सेम वे जैसे कि हमने प्रीवियसली किया, इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। तो अगेन अब आप इसमें देखोगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा, mv स्क्वायर बाई आर, राइट। अब ये चीज आपको एक बार देख के समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है mv स्क्वायर बाई आर ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने टॉप व्यू बना दिया। तो टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियरली समझ में आएगा। ये टॉप व्यू से जो सर्कुलर कर्व बन रहा है, बेसिकली जो सर्कुलर आर्क बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं मैंने क्या लिया फर्स्ट केस, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट, एंड द रोड इज इंक्लाइंड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा। सो अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, राइट, और हमें क्या करना है, सेफ टर्निंग करना है। तो ये जो व्हीकल है ये स्लिप या स्किड किधर कर सकता है, या तो अवे फ्रॉम दिस या फिर डाउन द इंक्लाइन, अबव द इंक्लाइन हो सकता है या फिर डाउन द इंक्लाइन हो सकता है। बट एक केस है, अगर ये जो कंपोनेंट ऑफ दिस mv स्क्वायर बाय आर अलोंग दिस इंक्लाइन एंड कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग दिस इंक्लाइन, अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लें तो ये जो व्हीकल स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा, सेफ टर्निंग हो सकती है, देयर इज चांस, ठीक है। जो फ्रिक्शन नहीं है उस समय की बात करेंगे, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लो आप सिंपली, राइट। अब देखो रिजॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एंगल पहले लिख लेते हैं, सॉरी ये एंगल थीटा है तो आपको क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या आपको मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। इस बेसिकली आपको mg का इस साइड में कंपोनेंट एक मिलेगा, दैट इज mg sin थीटा, एंड इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा mg cos थीटा। ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। मींस इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, एंड इस साइड कंपोनेंट आपका आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा। तो बेसिकली इंक्लाइन प्लेन के जो परपेंडिकुलर उधर तो कोई चांस ही नहीं मोशन का। अलोंग द इंक्लाइन चांस है कि जो व्हीकल है स्किड कर सकता है आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड, राइट। इन दोनों डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में स्किड कर सकता है, ठीक है। अब स्किड किधर करेगा, अब आपको वैल्यूज देख के थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। ये जो mg sin थीटा एंड mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा इसकी वैल्यू, तो सिंपल सा केस, फर्स्ट केस का जनरल केस लेते हैं। फॉर सेफ टर्निंग, अगर सेफ टर्निंग करना है, फ्रिक्शन नहीं है, फॉर सेफ टर्निंग, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है फॉर नो स्किडिंग, स्किडिंग ना हो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन शुड बैलेंस ईच अदर। मींस क्या होना चाहिए, mg sin थीटा शुड बैलेंस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। तो यहाँ से एक्चुअली कई बार रिलेशन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द इंक्लिनेशन, राइट, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारी चीजों के लिए जो इंक्लिनेशन है या जो बैंकिंग है वो कितनी होनी चाहिए वो, तो यहाँ से हम वो रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से mm कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर बाई rg। ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, मिनिमम इतना इंक्लिनेशन होना चाहिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए ये इंक्लिनेशन होना चाहिए। अगर गिवन वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन के लिए वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग, क्या हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में देखोगे आप, अगर कोई भी एक फोर्स एक्सीड कर गया, मतलब कि ये जो कंपोनेंट का फोर्स है mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो अपवर्ड ये स्किड कर जाएगा, अवे स्लिप हो जाएगा। अगर ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो गया तो ये नीचे आ जाएगा।
क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ पर है नहीं। तो खैर आइडियल कंडीशन है, ऐसा खैर प्रैक्टिकली या फिर अपने डेली लाइफ में नहीं है, बट ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी अगर पूछ लेता तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है ये पार्ट? Anything you want to ask to me this part? Anyone? Deepak, Pritam, Rinki, Sanu, is this clear to you? Is this part clear to you, everyone? Please reply so that I can proceed further. Reply करो, then तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर, क्योंकि इसमें एक पार्ट और है जब फ्रिक्शन होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीतम, रिंकी, सनु, दीपक, Yes, sir. ओके फाइन, बढ़िया। बाकी लोग, बाकी पब्लिक क्या कर रही है? रिप्लाई करो फटाफट, तभी आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सबसे जो इंटरेस्टिंग केस है वो बचा ही है, जो फ्रिक्शन होगा, बहुत कमाल का केस बनेगा वो। ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके क्लियर सर। ओके चलो बढ़िया, ठीक है। चलो फाइनल केस देख लेते हैं। अब सेम केस है, लाइक जब रोड क्या हो, इंक्लाइंड हो कुछ एंगल थीटा पे एंड फ्रिक्शन भी अवेलेबल हो, राइट। वो हमारा प्रैक्टिकल केस है और ये चीज हम अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं, स्पेशली जो भी हाईवेज होते हैं या जो अच्छे रोड्स जीटी रोड्स बनते हैं उसमें इस चीज को देखा जाता है और इसको यूज भी किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं उसको बनाते हैं, एक मिनट देखो। आप ऐसे रोड हो गया, कुछ इंक्लिनेशन थीटा पे, राइट। सेम प्रीवियस केस है, ऐसे व्हीकल है, राइट। बाकी फोर्सेस जो जो लगाए थे उस चीज को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, राइट। एमजी फोर्स ऐसे इनिशिएट कर रहा है, राइट। ये थीटा एंगल है एंड लेट अस ड्रॉ एक नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग जाएगा, सॉरी लाइक दिस, mv स्क्वायर बाई r, ओके सॉरी वेट mv स्क्वायर बाई r दिस डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, इसको along द इंक्लाइन हम क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। वेट अ सेकंड, आई थिंक डिड आई put any mistake? Okay, so in this direction m square by r, right। अब क्या करना हमें, along the incline इसको रिजॉल्व, दिस इज थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा एंड ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। इन सिमिलर वे इस डायरेक्शन में आ जाएगा m स्क्वायर बाई r cos थीटा एंड इस दिस डायरेक्शन क्या आ जाएगा सिंपली mg sin थीटा, राइट। फ्रिक्शन है यहाँ पे, लेट अस सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, राइट। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो न्यू हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना, फॉर सेफ टर्निंग व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v स्पीड, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड भी कितना हो सकता है, ठीक है। ये हमें मान लो अगर पूछा गया, या फिर कई बार ये भी पूछ सकता है व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ v स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, ये भी पूछा जा सकता है। इस सेफ टर्निंग के लिए जो v है स्पीड है उसका रेंज क्या हो सकता है, वो भी हमें निकालना पड़ सकता है।
इसमें अगर आप देखो तो दो केस आपको बनेगा। दो केस कैसे बनेगा देखते हैं। फर्स्ट तो जो प्रीवियसली हमने किया वहां से देखो हमें क्या रिलेशन मिला था, tan थीटा इक्वल टू क्या हमें रिलेशन मिला था, v स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। और आप ये आप बोल सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ये आपको रिलेशन मिला था। ठीक है, राइट। अब इसमें दो केस लेते हैं। दो केस क्या बनेगा आपको देखो, केस फर्स्ट आपको मिलेगा इफ v is less than स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। दिस इज फर्स्ट केस, राइट। अब इसी को समझना आप थोड़ा कि जो वेलोसिटी है वो ये रिक्वायर्ड, ये जो हमने प्रीवियस केस में किया था इसका मतलब क्या था कि मिनिमम के ये स्पीड से अगर कोई कार कोई व्हीकल अगर फ्लैट इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लाइंड रोड पे अगर मूव करता है तो कम से कम ये स्पीड होनी चाहिए सेफ टर्निंग के लिए। अगर हम उससे कम स्पीड से जाते हैं, ठीक है, उससे कम स्पीड से जाने का मतलब क्या है देखो, उससे अगर कम स्पीड से जाते हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा कंपोनेंट है ये इससे छोटा हो जाएगा, राइट। या फिर हम ये बोल सकते हैं इन दिस सिचुएशन नेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो देयर इज ए चांस कि जो व्हीकल वो डाउनवर्ड क्या हो जाए, स्लिप कर जाए, स्किड कर जाए, ठीक है। बिकॉज फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऑब्वियस बात है जो नेट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे इसका एफडी बनाओ, देखो सिंपल से मैं डायरेक्टली इसका एक एफडी बना के बनाता हूं लाइक दिस। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। क्यों, आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। क्योंकि वेलोसिटी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम है, दैट मींस कि जो mg sin थीटा का कंपोनेंट है वो एक्सीड कर जाएगा। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी चांस की जो व्हीकल है वो डाउनवर्ड स्किड कर जाए, स्लिप कर जाए। तो फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो along दिस, राइट। सो इस डायरेक्शन में अगर वो फोर्सेस का डायरेक्शन लिख लेते हैं mg sin थीटा, इधर क्या लग रहा था mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, राइट। ये हमें रिलेशन पता है। और ये फ्रिक्शन लेट अस रिप्रेजेंट एफ आर, व्हाट इज एफ आर, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब इसका फोर्स बैलेंस कर लेते हैं फॉर सेफ टर्निंग, राइट। अब फॉर सेफ टर्निंग हम सॉरी एक मिनट, फॉर सेफ टर्निंग हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सेफ टर्निंग, राइट। हम क्या लिखेंगे, फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन शुड बी इक्वल, राइट, या फिर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे देखो, mg sin थीटा should be equal to fr plus mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, राइट। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स वुड बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगेन अब सेम वही फ्रिक्शन वाला रिलेशन ही हमें लगाना है। अब यहाँ पे देखो आप फिगर में इधर mg का एक कंपोनेंट आएगा, क्या होगा mg cos थीटा, एंड इसका कंपोनेंट एक आएगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। सो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई sin थीटा। मींस अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिखूं लाइक दिस, वेट, अगर मैं क्या लिखूं f max is what maximum value of friction force, तो क्या मैं लिखूंगा nu into n, and what is n, it is mg cos theta plus mv square by r sin theta। ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। इसको यहाँ पे इससे एक रिलेशन हम निकाल लेते हैं, एंड हमें रिलेशन क्या पता है, एफ आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एम फॉर सेफ टर्निंग, राइट। सो एफ आर ये है तो हम क्या लिख देंगे, देखो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, नहीं जिसको समझ में आएगा तुरंत आप बोलना है एफ जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एम इज व्हाट न्यू इनटू एन, एन की वैल्यू क्या है एफ जी cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा,
ये हमें रिलेशन मिल गया, ठीक है, ये हमें रिलेशन मिल गया रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। तो हमें बेसिकली वेलोसिटी का रिलेशन बताना होता है कि वेलोसिटी की लिमिट क्या हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम रीअरेंज कर लेते, पहले मास हर साइड जो है उसको कट कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, g sin थीटा माइनस v स्क्वायर बाई r cos थीटा should be less than or equal to न्यू g cos थीटा प्लस न्यू v स्क्वायर बाई r sin थीटा, ये रिलेशन आपको मिल गया, राइट। अब v स्क्वायर के टर्म को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, तो देखो क्या आपको मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा g sin थीटा माइनस न्यू जी cos थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली आपका आ जाएगा v स्क्वायर बाई r cos थीटा प्लस न्यू इंटू वी स्क्वायर बाई r sin थीटा। थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा, इस चीज को समझना, प्रोसेस अगर आप समझ गए तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो v स्क्वायर बाई r उस टर्म को कॉमन ले लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे g वाला जो टर्म है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। देखो आपको क्या मिलेगा, g को कॉमन ले लिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा sin थीटा माइनस न्यू cos थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, इसको आपने कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिला अंदर cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा, ठीक है। अब क्या करो आप, v स्क्वायर का हमें रिलेशन निकालना, v का बेसिकली वेलोसिटी का हमें निकालना है, तो बाकी के टर्म को इधर डिवाइड कर दो आप, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको v को मैं इधर लिख रहा हूँ, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी साइन थीटा माइनस न्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा, राइट। अब खैर sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इसको और सिंपलीफाई कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा, आप क्या करो sin थीटा से डिवाइड कर दो, सॉरी cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो cos थीटा से डिवाइड करोगे आप तो ये क्या आएगा sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, ये न्यू बच जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे न्यू tan थीटा बचेगा, तो v should be greater than or equal to square root of rg tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा। ये आपका रिलेशन आया फर्स्ट फॉर सेफ टर्निंग के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, आर जी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू टेन थीटा, ये मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, तो ऐसा आप लिख सकते हो, वी मिनिमम भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए सेफ टर्निंग के लिए। ये पार्ट समझ में आ रहा है सबको, लेंदी है थोड़ा, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, प्रोसेस अगर आप समझ गए तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, तो आप कोशिश करना प्रोसेस समझने का। पहले बताओ आप लोग ये पार्ट समझ में आया या इस पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है? चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है ठीक है। दीपक रिंकी आपको समझ में आया ये? यस सर। ओके चलो बढ़िया। देखो प्रीता, एफ मैक्स के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से थोड़ा स्पीडली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, इस डायग्राम को आपको क्लियरली, इसलिए मैंने बोला कि डायग्राम को समझना पहले से जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने स्लोली मैं कर रहा था उस चीज को, ठीक है। देखो अगर आप डायग्राम को इसको देखो, ये जो आपका व्हीकल है ना, ये जो व्हीकल है, अब इस व्हीकल पे बेसिकली तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन को अभी हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं, mg फोर्स और ये फोर्स लग रहा है, इसको आपने क्या किया, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन रिजॉल्व कर लिया,
along the incline इधर आ गए mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, इधर आ गए mg sin थीटा। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या आ जाएगा, mg cos थीटा और mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। नॉर्मल किधर लगेगा, कुछ इस तरीके से अपवर्ड। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। तो F मैक्सिमम मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, mu into n होता है। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो वैल्यू है mu into n, व्हाट इज n, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। ठीक है प्रीतम, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, चलो sir. बढ़िया है, ठीक है। अब ये एक केस था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट केस मैंने क्या लिया था, इफ v इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा था। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो व्हीकल स्लिप कर जाए। तो उसके लिए हमने एक जो मिनिमम वेलोसिटी है, स्पीड है, उसका हमने रिलेशन निकाले कि कम से कम इतना स्पीड अगर होगा तो जो व्हीकल है वो स्लिप नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, सेफ टर्निंग कर लेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सभी लोगों ने नोट कर लिया इसको? Yes, sir. चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है। रिंकी आपको समझ में आया ये? ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं बोल सकते आपको, इसमें हमें थीटा वेरिएबल्स के टर्म्स में निकालना है तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, बट अगर जब वैल्यूज दी रहेंगी आपके सामने तो फिर इतना लंबा नहीं पड़ेगा। तो कई बार ऐसे डायरेक्टली भी ये रिलेशन ही पूछ लेता है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, मिनिमम का किया हमने अभी। ठीक है, अब मैक्सिमम का देखो। आप मैक्सिमम का मतलब ये है, देखो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा। प्रोसेस सेम है, एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो जब वेलोसिटी जो एक लिमिटिंग वैल्यू उससे जब ज्यादा होगा तब क्या होगा, उस समय क्या होगा, देखो ये mg इधर लग गया। सो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी किससे, इससे mg sin थीटा से, राइट। ये वाला जब कंपोनेंट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा कि देयर इज ए चांस कि जो व्हीकल है वो ऊपर की तरफ स्किड कर जाए, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये थीटा है, ये थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में ये जो हमने सेकंड केस लिया, लिख लो आप इसको, केस सेकंड। अब देखो वही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बेसिकली आपको रीअरेंजमेंट करने हैं। ठीक है, तो देखो उसको करते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी से इसको करते हैं। अब इसमें क्या हो गया, ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्सीड कर गया। ठीक है, मतलब देयर इज अ चांस कि अपवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर सकता है, स्लिप कर सकता है। तो ऑब्वियस बात उसको फ्रिक्शन क्या उसको प्रिवेंट करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। एफ आर मैंने क्या लिखा, रिक्वायर्ड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है, हमने निकाली दी थी। क्या आया था, लिख लेते हैं इसको, एफ एम इक्वल टू न्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, अब सेम रिलेशन है, अब मैं थोड़ा क्विकली करूंगा, बाकी लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब फोर्स रिलेशन में लिखता हूं। देखो फोर्स रिलेशन क्या लिखेंगे, फॉर सेफ टर्निंग, अगेन ये चीज ध्यान रखना, फॉर सेफ टर्निंग नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन शुड बी जीरो, राइट। जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, एम जी sin theta plus Fr means required value of friction should be equal to what, this mv square by r cos theta। ये हमारे रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको रीअरेंज आप कर लो, तो एफ आर कितना हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। एफ आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एम, व्हाट इज एफ एम, एफ एम मींस एफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज पुट करके आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखो फटाफट इसको करते हैं, राइट, बिकॉज में
एम वी स्क्वायर, बाकी लोग भी ट्राई करो खुद से इसको सॉल्व करने का। कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू न्यू एम जी कॉस थीटा प्लस न्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ये मैंने डायरेक्टली लिखा, हमें बेसिकली वी का रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो वी का इधर टर्म है, इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड लेके चले जाओ, और एम एम तो कट गया हर जगह से। ठीक है, जो एम वाला टर्म था वो क्या हो गया, हर जगह से कट गया, राइट। ठीक है, एम वाला टर्म हर जगह से ये कट गया। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो आपको क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू, जी को बाहर ले लो, न्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये रिलेशन आपको मिल गया। अब ठीक है, इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करो, इसको इधर लेके चले जाओ और कॉस थीटा से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू जी आर इंटू न्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा, राइट। V should be less than or equal to square root of this value means gr new cos theta, सॉरी cos theta को हटा दो, cos theta से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक मिनट इसको कट कर देते हैं, ठीक है। न्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू tan थीटा। तो ये क्या आ गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड आ गया फॉर सेफ टर्निंग, राइट। तो बेसिकली आप चाहो तो रेंज ऑफ दिस स्पीड भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। फॉर सेफ टर्निंग द रेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये मैक्सिमम कितना है, ये वैल्यू जी आर न्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू tan थीटा, और ये जो आपका मिनिमम वैल्यू आया था उस वैल्यू को लिख लो आप, क्या था जी आर, एक मिनट देख लेना आप, इसको देख के लिख लेना, राइट, जो ये वैल्यू एग्जैक्टली आया था। तो ये बेसिकली क्या होता है, रेंज ऑफ द वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग। सेफ टर्निंग के लिए जो वेलोसिटी की रेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो ये चीज हम कई बार पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आर यू tan थीटा माइनस न्यू 1 प्लस न्यू tan थीटा, सॉरी सॉरी ये आ गया क्या आपका, tan थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, रेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है। ये पूरा रेंज ऑफ आपका वेलोसिटी मिलेगा, मींस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर सेफ टर्निंग एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर सेफ टर्निंग। समझ में आया सभी को, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, बेसिकली वही रीअरेंजमेंट था, बस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा था। तो कई बार ये भी पूछ सकता है कि अगर ये गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है थीटा पे, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ से इस चीज को वो भी हम बता सकते हैं, किस केस में फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, किस केस में फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। समझ में आ गया सभी को ये, या फिर कुछ पूछना है इस पार्ट में? ओके चलो बढ़िया, ठीक है। दीपक सनो, यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने इसको? चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मेन चीज है प्रोसेस को आप समझ लो,
प्रोसेस अगर आपको पता, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज होता है, क्योंकि tan थीटा माइनस न्यू प्लस अपॉन 1 प्लस न्यू tan थीटा होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो आपको ऐसे वेरिएबल के टर्म्स में नहीं, आपको डाटा के फॉर्म में दिया रहेगा, तो न्यू की वैल्यू भी दी रहेगी, tan थीटा की वैल्यू दी रहेगी, वेलोसिटी पूछ सकता है, या वेलोसिटी दिया रहेगा, न्यू tan थीटा की किसी की वैल्यू पूछ सकता है। तो प्रोसेस अगर आपको पता होगा तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये सिंपल बन जाएगा, राइट। चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट हम वो करें वर्क एनर्जी पार्ट पे। ओके फाइन, चलो ठीक है ठीक है। चलो फिर मैं इसको स्किप करता हूँ, एक बार आप लोग इसको देख लो, जिन लोगों ने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट। एंड नाउ वी विल स्टार्ट वर्क एनर्जी अलॉन्ग विद थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ उस चीज को भी हम समझ लेंगे। ओके, लेट अस मूव ऑन वर्क एनर्जी पार्ट, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन है, वर्क डन का बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ट्राई टू सॉल्व इट। एंड जिसका भी आंसर आता है प्लीज रिप्लाई करो उसको। आई थिंक देयर इज ए करेक्शन, एक मिनट, कुछ हो सकता है कि जो ऑप्शन दिया मे बी से डिफरेंट आए, इसमें थोड़ा सा आंसर में एरर है, ठीक है। तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? इजी क्वेश्चन है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, क्या इसमें बोल रहा है। ए 50 kg मैन विद 20 kg लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप 20 स्टेप्स ऑफ 0.25 मीटर हाइट, इज द वर्क डन इन क्लाइंबिंग इज, ठीक है। क्लाइंबिंग के प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, इस क्लाइंबिंग के कंप्लीट प्रोसेस में, राइट। तो इस प्रोसेस में क्या मैन है और प्लस उसके ऊपर लोड भी है, ठीक है।
राइट। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 70 kg, राइट। अगर आप इस स्टेप्स को देखो लाइक दिस, ऐसे स्टेप्स बने हैं, ऐसे स्टेप्स बने हैं स्टेयर्स के, और एक स्टेप्स की जो हाइट है वो कितना है 0.25 मीटर दिया हुआ, और टोटल 20 स्टेप्स है, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी टोटल 20 इंटू 0.25, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके बताओ। ये आ जाएगा आई थिंक 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगी 5 मीटर, राइट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि क्लाइंबिंग स्टेप्स, तो जनरली क्या होता है कि आराम से स्लोली स्लोली क्लाइंब करते हैं, दौड़ के तो कोई क्लाइंब करेगा नहीं, स्पेशली अगर 20 kg का लोड है हेड पे, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इनिशियल स्पीड इज 0 एंड फाइनल स्पीड इज ऑल्सो 0, राइट। सो व्हेन वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, और एक चीज और, अब इस प्रोसेस में किस किस फोर्स का वर्क डन होगा ये चीज भी देख लेते हैं। तो ये मैन प्लस लोड का सिस्टम है, इसमें क्या लग रहा है mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। mg फोर्स नीचे लग रहा है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा, राइट। और दूसरा क्या आएगा कि नीचे से ऊपर तक ले जाने में जो मैन वर्क डन करेगा खुद और लोड को दोनों को साथ कैरी करने के प्रोसेस में जो मैन वर्क डन करेगा। अब मैन क्या है, जो आदमी उस लोड को कैरी किया हुआ है ऊपर की तरफ, वो एक नॉर्मल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा इस लोड पे, ठीक है। तो फोर्स से इधर लगा रहा है और वो भी ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो इसका वर्क डन कुछ पॉजिटिव आएगा। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है नीचे, बट ये जो मैन प्लस लोड सिस्टम किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि वर्क डन बाई दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, आई होप पता होगा आप सभी लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस मींस व्हाट, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सिंपली बस ये लिख रहा हूँ, वर्क डन बाई, सॉरी, work done by all forces is equal to change in kinetic energy. What is change in kinetic energy? Is K final minus K initial, right? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। और वर्क डन किस किस फोर्स के थ्रू होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैन, ठीक है। एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा है, दूसरा जो मैन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलो रिलेशन लिखते हैं इसको, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये mg फोर्स नेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। हम क्या लिख देंगे माइनस mg इंटू h प्लस वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू फाइनल इज जीरो, इनिशियल जीरो, तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू mg h, m इज व्हाट 70 kg। एक्चुअली इसमें जो आंसर दिया उसमें आपको जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ठीक है। करो मेंशन नहीं, बाकी आपको मेंशन कर देगा, कोई इशू नहीं। एंड एच हमारे पास कितना आया 5 आया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको शायद ये मिलेगा 3430 जूल, ये आपको आंसर मिलेगा। ये जो डी पार्ट है ना आपका, इसमें 3430 भी है, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग एरर है, राइट। तो वर्क डन बाय मैन क्या आ जाएगा, या वर्क डन इन द प्रोसेस, ये भी बोल सकते हो वर्क डन इन द प्रोसेस, या फिर वर्क डन बाय मैन, वो कितना आ जा रहा है 3430 जूल। समझ में आया सबको ये, एनी कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है, वर्क एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको सिंपली जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको अप्लाई करना था, नथिंग एल्स।
ओके फाइन फाइन। दीपक प्रीतम, ओके ओके सी, देख लो क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपके सामने। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो आप और सोल्यूशन देख लो। क्लियर है सभी को ये? चलो बढ़िया है। ओके सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। किसी को अगर थ्योरी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ लेना। ओके ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सॉरी, जीरो सर। जीरो, ओके ठीक है, बाकी लोग भी देख लो। बाकी लोग भी रिप्लाई करो, क्या रहा आपका आंसर इस पार्ट में। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट आपको रिप्लाई करना है। सी ऑप्शन, देखो मस्ट भी तो नहीं हो सकता, इसमें वर्डिंग को आप ध्यान देना। मस्ट मीन्स जीरो ही जीरो होगा, देयर इज नो चांस ऑफ अदर ऑप्शन, तो मस्ट नहीं होगा। चलो एक चीज पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम वर्क डन क्या लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एफ डॉट डी एस डी एक्स, ठीक है, जो भी अगर डी एक्स हम लिखते हैं तो। अगर मैं आपसे पूछूं इज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम और नॉट, क्या वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं? व्हाट विल बी योर रिप्लाई? एनीवन? वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं? देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट अस सपोज ऐसे एक ट्रक है, ठीक है,
and truck is accelerating with some acceleration a, right? and इस ट्रक के सरफेस पे यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया लाइक दिस, ठीक है। और ये जो ट्रक का सरफेस है ये फ्रिक्शन है यहाँ पे अवेलेबल है, एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। इस बात को समझना है, राइट। क्या बोला गया कि ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, रुका हुआ है, राइट। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इलस्ट्रेशन? सिंपल सी बात है, अगर हम इस ट्रक के फ्रेम में देखें तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। सो इसको कंपनसेट कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को होल्ड किए हुआ है, रोके हुआ है, राइट। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे है लाइक दिस, ठीक है, और ये बोला गया इन टाइम टी में जो ट्रक है वो कुछ x डिस्टेंस चली, सो व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होगा? हम इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जो ग्राउंड पर है, या ग्राउंड फ्रेम आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स सिंपली क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नथिंग एल्स, राइट। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? अगर ट्रक जो है वो x डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव कर चुका है तो ये जो ब्लॉक है ये भी x डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव कर चुका होगा, राइट। सो फ्रिक्शन फोर्स भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम क्या लिखेंगे? F इंटू एक्स, और ये वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो ये फ्रेम पे ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, एंड वर्क डन फ्रेम पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। डिफरेंट फ्रेम के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हम फ्रेम को चेंज करेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। इफ यू चेंज फ्रेम देन डिस्प्लेसमेंट में आल्सो चेंज, राइट। तो यहाँ पर अगर ट्रक के फ्रेम में आप वर्क डन निकालोगे फ्रिक्शन फोर्स का तो जीरो आएगा, राइट। बट अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो वर्क डन क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, राइट। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम पे। हाँ, अगर मान लो कि कोई ब्लॉक यहाँ पर ऐसे है, हम F एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इधर पर है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, मतलब ब्लॉक क्या है कि उसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ जो भी फोर्स उस पे लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तब तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या है? रेस्ट पर रुका हुआ है, और वर्क डन क्या है? जीरो है फ्रिक्शन का। बट अगर आप इस सिचुएशन में देखोगे तो ये क्या मस्ट भी जीरो? गलत है। मतलब इस चीज को आप मस्ट मतलब कि जीरो ही जीरो होगा और कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मे भी जीरो लिखता तो हाँ वो भी ऑप्शन हो सकता था, बट मस्ट भी जीरो ये सही नहीं है, नॉन जीरो भी हो सकता है। क्लियर है सबको ये? हाँ, और एक चीज और, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, वो आई थिंक इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल बन सकते हैं इसमें कि हाउ वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा हमने इलस्ट्रेशन से इसको समझ भी लिया है। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जस्ट आस्क मी। समझ में आया ये पार्ट या कुछ पूछना है? और एक चीज याद रखना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, so that we can say work is also depends on frame।
किसी को कुछ पूछना है इसमें, इस पार्ट में? या समझ में आ गया? सो लाइक इन दिस पार्ट क्या होता, मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, मस्ट अगर मस्ट की जगह मे बी लिखता तो ये ऑप्शन हो सकता था, राइट? तो मस्ट बी जीरो ये जरूरी नहीं है, मे बी जीरो, जीरो हो सकता है, हमने केसेस देख लिए उसमें, राइट? मे बी जीरो लिखता तो वो भी ऑप्शन सही हो सकता था, राइट? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव ये हो सकता है, मस्ट नहीं होगा ये, ठीक है? सनु एंड नीरू समझ में आया आपको? ओके चलो बढ़िया, ओके सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। Option B, a particle of mass m slides a distance d down a plane inclined at theta to the horizontal, the work done by the normal direction r. Let us see, देखते हैं बाकी लोगों का नहीं आया। दीपक, प्रीतम, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ठीक है, ये ब्लॉक है, राइट? तो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा, लाइक दिस, इस तरीके से, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? एंड देखते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है? अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, राइट? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लाइक दिस, इस तरीके से जो भी डिस्प्लेसमेंट ds dx जो भी आप लिखना चाहो, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट? किसने बी बताया, सनु? बी आंसर कैसे आ रहा है इसमें? क्या बोला, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन आर, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये हो गया ना, ऐसे परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन, एंड ये क्या बोला, जो d है वो along the incline, like slides a distance d down a plane inclined angle theta। लेट अस सपोज कि यहाँ से ये डिस्टेंस d दिया ना, इसकी बात कर रहा है, ये d डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है? तो ये जो d नीचे आया है, और आई थिंक इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो सरफेस है फिक्स कुछ हो, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ दिया है। तो नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन हो रहा है, एंड ऑलवेज एट एवरी मोमेंट अगर आप एबीडी ड्रॉ करोगे, इफ यू ऑब्जर्व नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? सो एट एवरी मोमेंट यू विल ऑब्जर्व दैट normal is perpendicular to ds vector,
सो अगर एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट ds होता है, इज डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे लिखते हो एफ ds cos थीटा, या थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो व्हाट वुड बी वर्क डन, बोलो दीपक, प्रीतम, सनु, समझ में आया जीरो। mgd cos थीटा कहाँ से आ जाएगा, है? आप सिंपली जो ब्लॉक है उसके मोशन के पाथ को आप ऑब्जर्व करो, राइट। आपको हर एक मोमेंट में क्या दिखेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, राइट। वो ds वेक्टर के ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बाकी लोगों को, या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। छोटी चीज है बट इसको ध्यान रखना जरूरी है, इतनी सिंपल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल है, राइट। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कोई इशू नहीं। इसलिए अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप बता देना, राइट। तो along with क्वेश्चन के फॉर्म में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलो बढ़िया, ओके ओके। सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, just read this question and try to find the solution. Sorry. Anyone got the answer? किसी का आंसर आया इसमें? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, देन फिर आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉर्ड मींस आप सिंपल समझ सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिंग है जो बहुत मोटी है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, राइट। सिंपल बेसिकली आपको टेंशन, वो जो कॉर्ड में टेंशन होगा उस टेंशन के थ्रू वर्क डन आपको बताना है, इसका मतलब ये है। देखो आप इसको कैसे करेंगे। ऐसा बोला गया लाइक दिस, ऐसे कॉर्ड है, ठीक है, इसमें ब्लॉक कैपिटल एम है, ठीक है, एंड हाँ, इसको विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना g/4 से नीचे लाया गया। कितना डिस्टेंस नीचे लाया गया, d डिस्टेंस नीचे लाया गया, राइट। ये d डिस्टेंस नीचे लाया गया। आपको क्या बताना है, वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। वर्क डन बाय कॉर्ड मींस व्हाट, कि ये जो कॉर्ड में टेंशन है ना,
ये इस टेंशन फोर्स का आपको वर्क डन बेसिकली बताना है, ठीक है, इस टेंशन फोर्स का। तो ठीक है, पहले चीज हमें टेंशन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। लेट अस सपोज मान लो कि टेंशन की वैल्यू कितनी है, टी है। इसका एबडी बना के अगर आप इक्वेशन लिखोगे, आप क्या लिख सकते हो, नीचे क्या लग रहा है, mg फोर्स माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट वुड बी टेंशन, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस ma, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, g/4। सो आपको ये क्या मिल जाएगा, 3/4 mg मिल जाएगा सिंपल। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन द कॉर्ड, राइट। अब सिंपली आप देखो इस ब्लॉक को, टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर और ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस डी, जो भी आप लिखो। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टाइम 3/4 mg into t, means option C is the correct answer। किसी का आया था ये आंसर, एनीवन? समझ में आया है सबको कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? Deepak, Pritam, Sanu, did you get this question? How to solve such kind of question and how I solve? Yes, sir. Okay, चलो बढ़िया है। सर सर थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलो 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 प्रीतम। सर टेंशन निकल गया 3/4 mg, सर उसके बाद वर्क डन नेगेटिव कैसे आएगा? अब इस ब्लॉक का एफडी आप बनाओगे, राइट, ऐसे एफडी आपने बनाया, तो टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, राइट। बट ब्लॉक किधर डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे आ रहा है ना ब्लॉक, नीचे की तरफ। नीचे आ रहा है। क्या बोला है कि डिस्टेंस टी एट ए कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब ये नीचे आ रहा है बेसिकली g/4 एक्सेलरेशन से। तो f डॉट ds करोगे आप, तो f s cos थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो कितना 180 डिग्री है। 180 सर, समझ में है सर। समझ गया? चलो ये बढ़िया। सर cos 180 माइनस 1 है सर। एग्जैक्टली cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। या वैसे भी आप समझ सकते हो कि फोर्स किधर लग रहा है, उसकी अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मींस व्हाट की वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। केयरफुली ट्राई करो इसको आप। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? एनीवन आस्क टू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। ये आपको कई सारे बुक्स में भी क्वेश्चन है, ये आपको मिला होगा आई होप। ये तो आप बुक सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे। सैटरडे संडे आपने दिए क्या, क्लास खत्म हो गई, पहले तो 10 रुपया हुआ, पहले तो नहीं छोड़ो, चलो आज टिकट लिखा तो है ना, जारी कर लाते हैं। मैंने आपका चार्ज करके वो खा लिया आपके पास।
चलो फिर पहली बात ऐसे हो जाती है एक टाइम पे आओगे और एक बार नहीं पूछना चाहिए आप ही लोग किसी करते हो आप ही एक एक्टिविटी नोटिस करते हो समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आपने क्या चीजें मिस किया देखो आप इसमें क्या बोला, a chain of mass capital M is placed on a smooth table with 1 by n of its length L hanging over the edge. देखो अगर आप सिंपल फिगर बनाओगे लाइक दिस, ऐसे ही बताना है, ऐसे एक चेन है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या बोल रहा है कि 1 बाई nth ऑफ इट्स लेंथ L हैंगिंग ओवर द एज, ये जो लेंथ लटका हुआ है इसकी लेंथ क्या है, L बाई n है, ठीक है, मतलब 1 बाई nth ऑफ इट्स लेंथ L हैंगिंग ओवर द एज। तो वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन बैक टू द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये जो हैंगिंग वाला पार्ट है इसको ऊपर ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना। और एक चीज बोल दिया कि टेबल क्या है, स्मूथ मींस देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, तब आपको बताना है, ठीक है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे। और एक चीज और है कि ये जो प्रोसेस है एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मींस व्हाट कि हमें वेलोसिटी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, मतलब कि स्लो प्रोसेस हुआ, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसको स्लोली स्लोली पुल किया गया, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल, अगेन हमें क्या अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब देखो कुछ चीजें हम मान लेते हैं कि ये जो लेवल है ना इसको हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0, ठीक है, राइट। और एक चीज और मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसका मास है m1 यानी ये जो पार्ट है इसका मास मान लेते हैं m2, ठीक है। सो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सिंपल m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, एंड व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ, इट इज m बाई l, इट इज ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इनटू l बाई n। तो ये कट जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली कैपिटल M बाई n ये आ जाएगा, मींस कैपिटल M बाई n ये नीचे हैंगर लटका हुआ पार्ट है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इस प्रोसेस में क्या मैंने क्या बोला कि स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मींस व्हाट कि इसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हम लेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हम 0 लेंगे, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसमें वर्क डन किया जा रहा है, राइट। तो किसका किसका वर्क डन होगा, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट होगा एंड वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो कैसे हम लिखेंगे, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो फाइनल भी 0 है और इनिशियल भी 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, सॉरी माइनस टाइम हो गया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो सॉरी हाँ ये माइनस आ गया, तो माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा बेसिकली, राइट। एक मिनट में चेक, हाँ फाइनल माइनस सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये आपको पता होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा यू, राइट। सो ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स
सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या हम लिख देंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस टाइम डेल्टा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें देखो आप, फाइनल का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि फाइनली ये जो चेन है ना, ये ऐसे पूरी इस लेवल पे आ जाएगी, इस लेवल पे आ जाएगी, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब इनिशियली देखो आप, इनिशियल देखो ये जो पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है, एक जीरो लेवल पर है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल तो पूरे का जीरो। इनिशियली दो पार्ट में हम देखते हैं, एक जो ऊपर वाला पार्ट है उसका जीरो है, और नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट का आप देखो ध्यान से, नीचे वाला पार्ट का कैसे करेंगे। अब देखो नीचे वाले पार्ट में एक चीज और ध्यान देना, ध्यान ये देना है कि इसका सेंटर, क्योंकि हम जो mgh लिखते हैं, h क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से वो हाइट होती है, राइट। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ का हाफ, ये जो पोजीशन है, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का लेंथ होगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, L/2n, राइट। तो और ये जो जीरो से हम नीचे आ रहे हैं, मंस क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इस वाले पार्ट का क्या इनिशियल जीरो है, फाइनल सॉरी इसका इनिशियल जीरो, इसका इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस m2gh, what is h, h is nothing but L/2n। समझ में आ रहा है सबको ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, m2g L/2n, राइट। अब m2 की वैल्यू पुट कर दो आप, m2 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M/n इंटू g इंटू L/2n, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, mg L/2n स्क्वायर। समझ में आया सबको ये, बेसिकली आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। ठीक है, तो किसी एक रेफरेंस को मान लो आपने, जो टेबल वाला लेवल था उसको आपने जीरो मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में आपने सॉल्व किया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको मिल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है इस पार्ट में, बिकॉज हमें क्लास को यहीं पे एंड करना है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग in today's lecture? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी किसी को कुछ पूछना है, दीपक, प्रीतम, सानू? No, sir. चलो बढ़िया। ओके, सो विल एंड दिस क्लास हियर, राइट, एंड नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सर कल टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? टेस्ट में आपका आएगा टिल फ्रिक्शन, मींस ये भी इंक्लूड? ये फ्रिक्शन का पार्ट नहीं, ये तो वर्क सर्कुलर मोशन? नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, आपका रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस, एरर, काइनेमेटिक्स, कंप्लीटली एनालिसिस, फ्रिक्शन, टिल फ्रिक्शन तक आपका रहेगा। ठीक है, तो नीट का आपका है, तो उसमें आपका ओके सर। फिजिक्स जो नीट पैटर्न एग्जाम का होता है उसी तरीके से होगा, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 45 बायो का। क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर एवरीवन। इससे रिलेटेड ये जो, हाँ, बोलो बोलो बोलो। इससे ये जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया है ना, हाँ हाँ इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवा देना हाँ, ठीक है, अभी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय सर। बाय, Thank you, sir. थैंक यू।